नमस्कार छात्रों। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके कुछ स्पेशल क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा इजी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, मैं उनके क्वेश्चंस के केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ जिनमें आपको पेपर में हेल्प मिलेगी कि कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उसमें मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा समय ले जाते हैं। यदि आपको सपोज किसी क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, 2 मिनट ले जा रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे आपको खुद फील होगा कि वो क्वेश्चन आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में भी करने लगेंगे। राइट, तो मेरा मेन टारगेट यही है। तो मैंने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं और सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैं पेपर ले रहा हूँ वो स्पेशली पेपर पीजीटी एग्जाम्स का है, यूपी पीजीटी का। ठीक है, उसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अबाउट कम से कम इस वीडियो में अबाउट 50 क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके 2 या 3 पार्ट में कर दूंगा, तो इस वीडियो में अबाउट आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा कि पेपर में मुझे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं केवल ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके साथ मैं बताता चलूँगा कि आपको कौन कौन सी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया हुआ है द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप कह रहे हो ये तो आपकी डिटरमिनेंट, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गई। ठीक है, एक्चुअली डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कोई, ये तो जो मैंने लिखा हुआ है ये तो एक मैट्रिक्स है 3x3 की। तो डिटरमिनेंट जो होती है वो इसका एक्सपेंशन रूप होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड जब करूँगा, एक्सपेंड करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाती है डिटरमिनेंट। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो नॉर्मली सिंगल वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी, एक्स की एक पॉलिनोमियल होगी। तो जो पॉलिनोमियल होगी तो उसमें आपको बताना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को करना जानते होंगे लेकिन इसके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ जानते हैं। ठीक है, मैं इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। जैसे कि सपोज मेरी एक पॉलिनोमियल है एफ नाम से, दी हुई है 3x² + 6x - 2, ये दे रखी है। तो इसमें आप कांस्टेंट टर्म आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि -2 है। क्लियर, तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो ऐसे ही मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, तो ऐसे इसको एक्सपेंड करूंगा, तो एक्सपेंड करने के बाद जो इस तरह का एक कांस्टेंट टर्म जो आएगा उसको बताना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है इसके साथ जो x का होना चाहिए वो x⁻0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरली ये क्या है, x⁻0, ये क्या है x⁻1, ये क्या है x⁻2। ये चीज़ क्लियर हो गई। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि x⁻1 का कोफिशिएंट बताइए तो 6 हो जाएगा। इसी में पूछा जाए x² का कोफिशिएंट बताइए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के बाद कांस्टेंट x का कोफिशिएंट कितना होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, या हो सकता है x³ भी दिया रहा हो तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए पहले मैं अब इस पे थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं। चलिए, तो मेरे पास केवल इतना लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, आप फट से बता दोगे -2। राइट, अब ये मैं क्या करता हूँ, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता हूँ। कंप्यूटर के प्रोग्राम में अब कंप्यूटर कैसे बताएगा ये -2 है, उसकी तो आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, और ये भी नहीं है कि सबसे पीछे वाली वैल्यू उठा लेगा। कभी आप -2 आगे लिख दीजिए, +6 पीछे लिख दीजिए, तब क्या करेगा, तो क्या +6 आंसर दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, तो अब बन जाइए आप कंप्यूटर। चलिए, तो कंप्यूटर में क्या करना है, तो एक सिंपल सा काम है कि आपको जब कांस्टेंट टर्म निकालना हो तो x = आप सीधा सीधा 0 पुट कर दीजिए। तो f(0) यहाँ से वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 3x², तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 6x ये पार्ट भी 0 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा -2। तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2। तो कंप्यूटर ऐसे काम करेगा। आप जो पॉलिनोमियल उसको इनपुट में देंगे तो आउटपुट में क्या देगा कि x = 0 पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करके आपको वैल्यू प्रोवाइड करा देगा -2। ठीक है, तो ये कंप्यूटर वर्क हो गया। तो ऐसे ही काम मुझे इसमें भी करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, x = 0 पुट किया। तो आप किसी भी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी हो, चाहे यहाँ पे x वगैरह सिंपल से थे, यहाँ पे चाहे sin x हो, चाहे cos x, tan x, e⁻x, कुछ भी, एनीबॉडी, log x, आप जो भी सोच सकते हैं। यदि इस तरह का कुछ भी दे रखा है तो उसको वेरिएबल पार्ट को, वेरिएबल एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पूरे में देखिए वेरिएबल एक ही है x नाम का, इसमें भी वेरिएबल केवल एक ही था x नाम का। ठीक है, तो कभी t हो सकता है, कभी थीटा हो सकता है, लेकिन पूरे फंक्शन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यदि एक ही वेरिएबल अवेलेबल है तो वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो तो उसको =0 कर दीजिए तो आपका कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर ले रहा हूँ, x = 0 पुट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको सपोज हम डेल्टा नाम से कर दे रहे हैं। तो डेल्टा की वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और उसमें क्या पुट करने जा रहा हूँ, x = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 0, 1, -1, 2, 0 एंड 1। ठीक है, तो ये चीज़ हो
हो सकता है, देखो गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं कभी कभी, क्या है कि x = 0 पुट करने पर ये वैल्यूज हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं बेटर तरीके से। तो डिटरमिनेंट आप कई तरीके से कर लेते हैं, कुछ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, कुछ फर्स्ट कॉलम से करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो मुझे पता है सबसे आसान क्या लग रहा है कि मैं कॉलम नंबर 2 से एक्सपेंड कर दूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और पेपर में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात हैं कि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यदि मैं इससे एक्सपेंड करूंगा तो केवल यहाँ पे यही तो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। तो इसके थ्रू आप एक्सपेंड कर दीजिए। यदि इसको थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये किस पोजीशन पे हमारी, ये पोजीशन हमारी 2 2, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 2 और 2 जो होता है वो -1 की पावर 2 + 2 कर दीजिए, क्योंकि साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। आप इसके साथ क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, फिर इसके साथ माइनस लगाते हैं, इसके साथ प्लस लगाते हैं। तो ये प्लस माइनस क्यों आते हैं, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर वो पोजीशन जो होती हैं i और j, तो i + j कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, काफ़ी बच्चे भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे इसका दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा। तो अब ये 1 यहाँ पर है, तो दिस और दिस बंद हो जाएंगे, तो 3 × 1 3 होता है, माइनस का साइन लगा लीजिए, दिस × दिस 2 2 या 4 होता है, इतना हो गया, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 2 प्लस 1 ही आएगा, और 3 - 4 -1 आएगा, ठीक है। अब ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका, -1। तो -1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि x का कोफिशिएंट कैसे निकालूंगा, x² का कोफिशिएंट कैसे निकालूंगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मैं एक जनरल पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अदर से डिस्कस कर दूंगा। कि सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ठीक है। तो x की पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपसे नेगेटिव्स नहीं पूछते हैं, नेगेटिव के क्वेश्चंस आपके पॉलिनोमियल में नहीं आने वाले। तो आपके जो भी हैं, देखो पॉलिनोमियल जो भी हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो मिनिमम उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 0, ठीक है। मैक्सिमम बहुत दूर तक जा सकती है, तो बहुत दूर तक आपसे नहीं पूछेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपको जैसे मान लो डेल्टा है या कोई फंक्शन है, तो उसको हम r टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कितने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, r टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट जब हो जाएगा और उसमें हम x = 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर जितना आंसर आएगा उसमें क्या करते हैं, 1/फैक्टोरियल r कर देते हैं, मतलब फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा मेन फार्मूला। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्चुअली पार्ट है, तो वहाँ से ये बना हुआ है, यूज कई जगह हो जाता है इसका। चलिए तो अब जो मैंने किया हुआ है तो उसमें इसी फॉर्मूले का यूज किया है। क्या, कैसे, देखो मैं कोफिशिएंट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 का पूछा जा रहा था। तो x की पावर 0 मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 0। r की वैल्यू 0 हो गई तो आपको कितने बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, ठीक है। r = 1 होता तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, r = 0 है तो मुझे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। जब डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है तो क्या करना है, सीधा डायरेक्ट आपका सेकंड स्टेप आ गया कि x = 0 पुट कर दीजिए। तो x = 0 मैंने पुट कर दिया, तो जितना आंसर आया वो उसमें क्या करना है, 1/फैक्टोरियल r से डिवाइड करना है। r की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1, ठीक है, आप जानते हो। तो 1 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये जो काम किया है वो मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू काम किया था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब यदि मैं x की पावर 1 पे यदि काम करूं तो क्या करना होगा, तो मुझे एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो भी इक्वेशन जिस फॉर्म में भी दे रखी है। जब उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें x = 0 पुट कर लूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, 1/फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, x की पावर 2 का कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे। तो इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद x = 0 पुट कर दूंगा और 1/फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं कि हम x² का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे तो मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूं। तो पहली बार जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये वाला गायब हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा और ये 6x हो जाएगा। और जब दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये जो पीछे आया था वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आया हमारे पास 6 डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो 6 आंसर नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे 1/फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना है। तो 6 में फैक्टोरियल 2 से यदि हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, समझ गए होंगे। तो 6/2 कितना होता है, 3 आता है। तो यहाँ पे देखो 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप फंक्शन पे समझ लीजिए, उसके बाद उसको डिटरमिनेंट करिए। अब प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक डिटरमिनेंट को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा
और जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये 3x3 की यदि डिटरमिनेंट है तो हम इसकी 3 डिटरमिनेंट बनती हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में केवल फर्स्ट वाली रो का डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकंड और थर्ड को कॉपी रखते हैं, प्लस सेकंड जब डिटरमिनेंट होगी उसमें सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं, और थर्ड वाले में थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फर्स्ट और सेकंड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है, राइट। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, थोड़े से कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ ये है कि 20% क्वेश्चन इससे बनते हैं और 80% क्वेश्चन इससे बनते हैं, और ये चीज़ पेपर में डिटरमिनेंट के थ्रू नहीं पूछी जाती है, लेकिन अदरवाइज डिफरेंशियल कैलकुलस में पूछ सकते हैं। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आपने देखे होंगे, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, सारे बच्चे कर लेते हैं, इजी होता है, लेकिन कम समय कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। दिया हुआ है इफ़ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो मतलब ये तीनों ही वेक्टर 0 0 0 नहीं है। उसके बाद एक वर्ड और दिया हुआ है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझिए कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है ये जो 3 वेक्टर हैं ए बी सी नाम के, इनकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, कोप्लेनर होते तो ए बी सी में डिपेंडेंसी आ जाती, डिपेंडेंसी होने की वजह से उसका आंसर 0 हो सकता था, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती थी। नॉन कोप्लेनर में ये नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी नॉन डिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट के केसेस में ये नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि सपोज क्वेश्चन में यहाँ पे नॉन जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे होता है कोप्लेनर। ठीक है, ये वाला नॉन हटा दूँ तो ये वाला नॉन हटा दूंगा तो कोप्लेनर बन गया, कोप्लेनर में हो जाता है इसका आंसर 0। तो जब इसका आंसर 0 हो जाता तो यहाँ पे चाहे कुछ भी ए बी सी की किसी भी तरीके की फॉर्म लिखी हो, आप फट से आंसर 0 टिक लगा दीजिए। ठीक है, बिना देखे। तो अब ये क्या है नॉन कोप्लेनर का, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बड़े स्टाइल में आपको समझाता हूँ। तो ये पहले आप समझिए कि इसको मैं ब्रेक कैसे करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ट्रिक समझाऊंगा आपको कि जैसे आपको 2a माइनस बी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको ब्रेक करके ही आप सब लोग करते हैं, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो यदि मैं इसको ब्रेक जब करूँगा तो इसको दो जगह ब्रेक हो जाएगा, एक जगह 2a जाएगा, एक जगह माइनस भी जाएगा, अदर 2 कॉपीज कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही हम लोग डिटरमिनेंट में भी पढ़ा था कि डिटरमिनेंट को कैसे हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 2 से 4 कैसे करते हैं, फिर 4 से 8 कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूँ। तो यदि मैं इसको 2 पार्ट में यदि ब्रेक करूँगा तो कैसे करूँगा, दिस प्लस दिस, यहाँ पे 2a आएगा और यहाँ पर माइनस b आएगा, अदर 2 कॉपी किए जाते हैं, 3b माइनस सी, 3b माइनस सी और 4c माइनस a, 4c माइनस a, 4c माइनस a, ऐसे कॉपी हो जाता है। चलो ये अभी किसका काम हुआ, फर्स्ट वाले का। और जब मैं सेकंड वाले का करूँगा तो इससे भी 2 बनेंगे, जब मैं इसको करूँगा तो इससे भी 2 बनेंगे। ठीक है, तो अब 2 एक देखो 2 यहाँ पर बन गए और 2 ही यहाँ पर बन गए, इस तरह से बन गए आपके। अब क्या होगा कि अब लास्ट वाला जो है वो डबल में लिखा हुआ है, तो इसके भी फिर 2 बनेंगे लास्ट वाले के, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके, इस तरह से टोटल 8 बनेंगे। ठीक है, तो वो 8 हम बार बार क्यों लिखें, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, तो इतना लिखने में काफ़ी समय लग सकता है। हम क्या करेंगे, 1 लाइन में आपका सीधा 8 होगा, 8 लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आ जाइए। तो 8 डिब्बे बना लें पहले। तो देखो अब ये ट्रिक यहाँ से शुरू हो जाएगी, इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 डिब्बे बना लेना हूँ, ये तो पता ही है कि 8 बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2, तो इन 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लीजिएगा, तो टोटल कितना होता है, 8। ठीक है, सपोज ऐसा होता है इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते, इसमें 3 होते, तो उस केस में क्या कर लेते, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाता है 6, तो टोटल 6 टर्म बनते। तो हम स्पेशली आपको जो समझा रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 का समझा रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 के ही आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं अलग से बता दूंगा। हाल फिलहाल 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में है, मतलब 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, उसको कैसे फटाफट ब्रेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो 8 बनेंगे, 1 यहाँ पर हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, लिख लिया। चलिए सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा, 2a और माइनस बी, एक जगह 2a लिखूंगा, एक जगह माइनस बी लिखूंगा। तो क्या करते हैं कि शुरू के 4 में आप लिख लीजिए 2a और लास्ट के में लिख लीजिए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया 2a 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 2a, यहाँ लिख लीजिए माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी। पहला वाला काम ख़त्म।
अब आ जाइए सेकंड वाले पे। सेकंड वाले मुझे 3b और -c को ब्रेक करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो अभी मैंने 4 एक साथ लिखे थे, फिर 4 एक साथ लिखे थे, अब 2 2 की बारी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 3b, ठीक है, 2 लिख लिए, अब 2 छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए 3b और यहाँ पे लिख लीजिए 3b, फिर 2 छोड़ दीजिए, हो गया काम। अब आ जाइए थर्ड वाले पे, इसमें किसको ब्रेक करना है, 4c को और -a को। अब इसमें एक एक छोड़ के करेंगे, इसमें लिखेंगे 4c, इसमें लिखेंगे -a, ठीक है। एक में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये जो -c था वो मैंने अभी कॉपी नहीं किया है यहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला, ये -c ये कॉपी नहीं किया था, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। चलिए अब इसको करते हैं 4c -a, 4c -a। अब यहाँ पे आएगा 4c, यहाँ पे आएगा -a, ठीक है, यहाँ पर आएगा 4c, यहाँ पे आएगा -a, और यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ये 4c और ये -a, ठीक है। तो देखो समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। 2a -b, तो 2a और -b को कैसे ब्रेक करेंगे, 2a को शुरू के 4 में लिख लेंगे, -b को लास्ट के 4 में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3b और -c, तो 3b को शुरू के 2 में लिखेंगे, अगले 2 में -c, फिर 3b अगले 2 में -c, और 4c -a ये अल्टरनेट, एक में 4c -a, 4c -a, 4c -a, 4c -a, ठीक है। तो ये लिखना सीख गए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये किसकी वैल्यू क्या होती है, ये आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि सपोज ये वाला जो है, इसमें यहाँ पे -b लिखा हुआ है, यहाँ पे 3b लिखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी बच्चे जानते ही होंगे। तो इसका जो टोटल आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों हो जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे -b और 3b जो है वो एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है। अब -b में आप -3 का गुणा कर दिए तो ये बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो इसका जो टोटल आंसर है इस पूरे का कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऐसे कोई भी 2 वेक्टर्स यदि आप डिपेंडेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसका आंसर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है, इसका आंसर 0। यहाँ पे c, यहाँ पे c, तो इसकी वजह से इसका आंसर 0। b c a, इसमें तीनों अलग अलग हैं, इसमें a c, देखो a और a, तो इसकी वजह से ये वाला 0 हो जाएगा। इसमें c और c ये आ रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। इसमें 2a और -a आ रहा है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसमें a b c तीनों अलग अलग हैं, ये 0 नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से अब मुझे आंसर के हिसाब से बनाना है कि अंदर केवल a b c होना चाहिए और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको 2 को बाहर लूँगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ से यदि 2 लूँगा तो सीधा सीधा 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 4। तो अंदर क्या बचा, a b c, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, तो -1 कितनी बार, 3 बार हो गया। अंदर क्या बचा, b c a, यहाँ तक हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 3 12 दूनी 24, a b c लिख लिया। -1 -1 -1 3 बार करना है तो -1 ही आएगा। और इसको क्या करते हैं, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्योंकि आंसर आपके क्या आ रहे हैं, ए बी सी के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ए बी सी ये वाला तो आपका सही लिखा हुआ है, इसको सही करते हैं। देखो ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर में सही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद सी आ रहा है, ठीक है, और सी के बाद फिर ए आ रहा है। तो पूरा साइक्लिक ऑर्डर पूरा सही है, तो इसको चेंज करने पर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ए बी सी आएगा। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 24 में से 1 गया 23, 23 ए बी सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिक अच्छी होगी, आप समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा वाली बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा कोई मोनेटाइजेशन वाली सुविधा नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है अपना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का भला हो सके, आपको भी अच्छी नॉलेज मिल सके और आपको जो नॉलेज मिले वो आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, जैसे ही पढ़ते जाइए इनको अंडरलाइन करते जाइए। यूनिट वेक्टर का आप समझ रहे होंगे, इनका मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 और मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी तीनों क्या हैं आपके 1 1 1 हैं। सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉर्मल 0 नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये 0 वेक्टर लिखा होता है, ठीक है। ये 0 1 2 3 वाला 0 नहीं है, ओके। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों का जो सम है वो नल वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ लौट के आया, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया, ठीक है। उसका मतलब इतना हो गया। आपसे अब पूछ रहे हैं कि
इसकी वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बतानी है? 3 ऑफ a डॉट बी प्लस 2 ऑफ b डॉट सी प्लस c डॉट a इक्वल टू, सॉरी 0 के लिख दिया मैंने, इक्वल टू आंसर ही बताना है आपको, ठीक है। तो -3, 3, -1 एंड 1, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक है जो आपको किताबों में दे रखा है, दूसरा वो है जो मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। और उससे बच्चों को भी काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ नया वाला, तो उसका यूज बहुत जगह होने वाला है, ठीक है। और जो मैं किताबों में दे रखा है उसका यूज केवल इसी क्वेश्चन में हो पाता है। चलिए आगे बढ़ें। आगे जो किताबों में दे रखा है पहले मैं उसको बता देता हूँ। आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक वेक्टर को एक साइड रखिएगा, दो और बचे हुए 2 वेक्टर को एक साइड ले जाइए, ठीक है। तो ये -b ऐसे इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका सेल्फ प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो a डॉट a इक्वल टू, ये जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो b प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद b प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप जानते होंगे, यदि सेल्फ प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करके हो जाता है। तो ऐसे ये भी हो जाएगा b प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू जानते ही हो, मैग्नीट्यूड a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा। और ये ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 ऑफ b डॉट सी, ठीक है। इस तरह से आप ये फॉर्मूला जानते होंगे। चलिए अब इसकी वैल्यू भी आपको पता है, 1 1 होती नहीं, मतलब है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2 ऑफ b डॉट सी। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो b डॉट सी की वैल्यू 1 से 1 कट जाएगा, इधर -1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, b डॉट सी की वैल्यू -1/2। तो देखो अब यहाँ पे a b c के साथ कोई पार्शलिटी तो नहीं हो रही है, तो यदि b डॉट सी -1/2 आया है, तो ऐसे ही जब हम a डॉट b निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी -1/2 आएगी। और तीसरा क्या बचा, c डॉट a, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपकी -1/2 ही आएगी। तो ये तीनों वैल्यू आप याद रखिएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन पहली लाइन लिखी दिखाई दे कि a b c आर यूनिट वेक्टर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको फट से b डॉट सी, c डॉट a डॉट b, इन सब की वैल्यू -1/2 -1/2 इनको याद करके रखनी है। तो क्या आसान हो जाएगा, यदि यहाँ पे -1/2 पुट कर दूँ तो फट से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने घर पे काम कर रखा है तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे दोबारा काम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको याद भी कर लीजिए, बहुत फ़ायदा करता है पेपर में। चलिए तो यहाँ पे -1/2 तो तीनों को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3 + 2 + 1 तो 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 × -1/2, तो ये सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा आपका, -3। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो तरीका था हमारा किताब वाला। अब देखिए जो तरीका है वो मेरा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो, बहुत ये काफ़ी जगह यूज आने वाला है, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ये जो फिगर बनाया था, मैं क्या गया, एक वेक्टर ये यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब इन्होंने बोल रखा है यूनिट वेक्टर, मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1। ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1। ये कितनी लेंथ होनी चाहिए, 1। तो एक तरह से ये क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा हम बना लेते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 0,0 है। तो 1 लेंथ का यदि मैं यहाँ पे ले लूँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0 होगा। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो बिल्कुल यहाँ कहीं होना चाहिए पॉइंट वो, तो इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये चीज़ देख लीजिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1/2। अब बच्चा क्या हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट निकालना। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, इसकी जो हाइट होगी वो इसकी वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 1/2। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 1/2 है। और ये जो लेंथ है वो हम 1 ले ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, लेंथ 1 1 का लेना है। ये 1 है, ये 1/2 है। आप सीधा सीधा क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा। तो 1² - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। और इसकी मुझे अंडर रूट भी करना होता है, तो कितना हो गया, √3/2। तो ये जो हाइट है वो √3/2 हो जाएगी, वही आपकी बाई की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। तो ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए कि ये जो पहली लाइन जब आए तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब इसका बहुत जगह जैसे यूज करना चाहें वैसे यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे कि ए बी सी वेक्टर बनेंगे क्या। ए वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ। तो जैसे कि आपको पी क्यू वेक्टर निकालना होता था, तो आप क्या करते थे,
क्यू के पोजीशन वेक्टर माइनस पी के पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही तो हम करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ये वाला वेक्टर निकालना है। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ से इस साइड जा रहे हैं तो मुझे क्या करना होगा, इस कोऑर्डिनेट से ये वाला कोऑर्डिनेट घटाना होगा। तो इससे ये वाला जब कोऑर्डिनेट घटाएंगे, ये थोड़ा गलत लिख गया था, ये 0,0 है, जल्दी में लिख गया। तो जब इससे मैं ये वाला घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 0 और 0 - 0, तो कुल मिला के मिलेगा 1 - 0 i और दूसरा वाला 0 - 0 j मिलेगा। कुल मिला के आपको मिला i वेक्टर। ठीक है, ये साफ साफ जानते भी हैं काफ़ी बच्चे। b वेक्टर कैसे निकालूंगा, b वेक्टर किधर जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो मुझे ये वाला वेक्टर निकालना, तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स में से नीचे वाले कोऑर्डिनेट घटाने होंगे। तो 1/2 में से बन जाएगा कितना आएगा, -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 i। और क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे ये वाली घटाना होगा, √3/2 -0, तो ये प्लस का √3/2 j, ये निकल आया। अब आ जाइए सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे है, तो ऊपर से नीचे है तो नीचे वाले में से ऊपर घटाऊंगा, तो 0 में से 1/2 गया तो -1/2 i हो जाएगा, और 0 में से दिस घटाऊंगा तो ये √3/2 j हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों वेक्टर हमारे तैयार हो गए। ठीक है, अब ये तीनों वेक्टर हमारे तैयार हो गए, तो a.b, b.c, c.a निकाल लीजिए यहाँ से। तो a.b जब निकालूंगा तो i का गुणा i के साथ केवल होगा, तो ये -1/2 निकल के आएगा। डॉट प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते होंगे। b.c करूँगा तो b.c इसमें जब करूँगा तो -1/2 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4, और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, और √3/2 दिस करके गुणा करूँगा तो 3/4 हो जाएगा, और ये जब सॉल्व करूँगा तो -2/4 और ये हो जाएगा -1/2। और c.a जब करूँगा तो यह कितना हो जाएगा, तो केवल i का i के साथ होगा तो -1/2। ठीक है, तो आपका पहले भी -1/2 आया था, और जो मैंने अभी निकाला है उससे भी -1/2 आया। ठीक है, तो लेकिन ये काम थोड़ा जल्दी हो गया था, ये काम थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आप पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वाला पार्ट है इसको आप रट के रखिएगा कि जब भी मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना हो यूनिट लेंथ का वेक्टर के अंदर, तो हमेशा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाएंगे। ठीक है, तो जबकि ये जो मैंने पढ़ा था इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी बात नहीं हो रही थी। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात हो रही होगी। ठीक है, तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो तो हमेशा यही कोऑर्डिनेट मानना है, ये ABC मानना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जब ABC आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ये 0 0, ये 1 0, 1/2 √3/2, ये तो रटा होगा। ठीक है, जब रटा होगा तो ये लिखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब इसमें समय नहीं लगेगा तो आगे जैसे यूटिलाइज करना वैसे यूटिलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके ही आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफ़ी लोग सोचेंगे ये वाला ईजी है, लेकिन ये वाला ईजी तो है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चन में यूज होता है, और ये वाला बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है केवल एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, x + EX = 0, तो इस इक्वेशन के कितने रियल रूट पॉसिबल है, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये कोई हमारी पॉलिनोमियल सिंपल सी नहीं है कि जिसको हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि e की पावर जो x होता है वो एक एक्सपेंशन होता है, बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन होता है। कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। चलिए, तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है कि हम इसके ग्राफिंग से काम कर लेते हैं। तो पहले बात रूट का मतलब समझ लीजिए। रूट का मतलब होता है कि जैसे कि मैं सपोज लिखूं f(x) = 0। ठीक है, रूट का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो उसका आंसर = किसके बराबर आना चाहिए, 0 नहीं, RHS के इक्वल आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मतलब x की वैल्यू चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, हम दोनों जगह x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। वो वैल्यू आप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 0 हो सकती है, 1 2 -1/2, ठीक है, √2, ठीक है, एनीबडी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उन जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। वो x की वैल्यू मैं इधर भी पुट करूंगा, x की वैल्यू मैं इधर भी पुट करूंगा, और पुट करने के बाद LHS = क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रूट कहलाती हैं। तो वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी कि इक्वेशन आपको किस तरह से दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन जो दे रखी है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि e की पावर x = -x, राइट। तो ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब रूट की बात थोड़ा सा ग्राफ की तरह समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको सपोज देखो, जैसे ये 2 ग्राफ दिए हुए हैं, तो जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और दूसरा ग्राफ वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो ये वाला जो पॉइंट होगा
ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा मतलब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन पे भी लाई कर रही है और वह इस वाली इक्वेशन पे भी लाई कर रही है, मतलब कि ग्राफ पे लाई कर रही है। ऐसे यहाँ पर भी इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की समथिंग कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज बी ले लेते हैं, तो वो दोनों ग्राफ पे लाई कर रही है, तो दोनों को ही सेटिस्फाइड कर रही होगी, दोनों पे इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे देखूंगा तो एक्स की वैल्यू सपोज सी ले लेते हैं, तो वो इस वाले ग्राफ पर भी लाई कर रही है, उस वाले ग्राफ पर भी लाई कर रही है। इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन पे सेम वैल्यू प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है। तो सेम वैल्यू प्रोवाइड कराएंगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन आपका मोटो है। चलिए अब इनके ग्राफ बना लेता हूँ। ई की पावर एक्स का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। और माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये वाला तो बाई इक्वल टू एक्स का होता है और माइनस एक्स का ऐसा ग्राफ होता है। तो यदि बाई इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे, इसके अलावा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे, केवल ओनली वन रियल रूट, ठीक है। तो दिस आंसर दिस। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज ये होता है हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये दिया होता तब क्या आंसर होता है। तो ई की पावर एक्स इक्वल टू आप एक्स लिख लीजिए, तो आप दो ग्राफ बना लीजिए, एक ई की पावर एक्स का और दूसरा बना लीजिए एक्स का। तो चलिए ये वाला जब ग्राफ बनाऊंगा तो ई की पावर एक्स तो ऐसा होता है और बाई इक्वल टू एक्स जो होता है वो इस तरह से खिंचता है। और काफ़ी लोग अब कन्फ्यूज होंगे कि ये वाला ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला ग्राफ जो होता है ई की पावर एक्स का वो ऐसे करके ऐसे चला जाता है और ये जो होता है वो हमेशा इसके नीचे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो इस केस में क्या हो जाता है, नो रियल रूट हो जाता है आपका। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब ई की पावर एक्स का यदि आपने ग्राफ बनाया हुआ तो इसी के साथ आप लॉग एक्स का भी देख लीजिए। तो जो ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.7 समथिंग, ठीक है। तो यदि लॉग में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो बेस पे डिपेंड करता है, जो बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स और लॉग एक्स वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन जो होते हैं उनकी जो इमेज होती है वो बाई इक्वल टू जो एक्स लाइन आप बनाते हैं उसके क्या होती है, इमेज बनती है उसकी। यदि बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स ऐसा ग्राफ बन रहा है तो जो लॉग ई एक्स वाला जो ग्राफ होगा उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो वाला ग्राफ होगा वो भी कभी भी बाई इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि लॉग बेस ई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉग ई एक्स इक्वल टू एक्स लिख लेंगे, इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लूँ, यदि आपको कभी ये आ जाए लॉग ई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ ऐसे करके ऐसे बन रहा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, log x इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको दो ग्राफ बनाने हैं, log x का और माइनस एक्स का। तो ये तो ऐसे बन गया और माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, तो इंटरसेक्शन तो हो ही जाएगा, एक इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इस केस में क्या मिलेंगे, ओनली वन रियल रूट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसी के साथ ई की पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ देख लीजिए। ई की पावर माइनस एक्स का कैसे ग्राफ बनता है ये भी आपको रट लेना चाहिए। ये ऐसे ग्राफ बनता है और ये वाला जो होता है वो ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन खींच दूँ, बाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसके रूट बताइए किस तरह से होंगे। तो इसको मैं कैसे लिख लूँगा, ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक ग्राफ आपको किसका बनाना है, ई की पावर माइनस एक्स का बनाना है, दूसरा ग्राफ माइनस एक्स का बनाना है। तो ये वाला तो बनेगा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो इसलिए आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें तो क्या करेंगे, इसके ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, बाई इक्वल टू एक्स, बाई इक्वल टू माइनस एक्स, 4 ग्राफ ये हो गए। लॉग एक्स के 2 ग्राफ होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बेस पर। बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है तो उस पर 2 ग्राफ हो जाते हैं, ठीक है। यदि बेस हमारा सपोज यहाँ पे मैं कर दूँ बेस 1/2 है, ये 0 से 1 के बीच में हो गया, तो इसका जो ग्राफ होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसका ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो ग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल 6 ये हो गए। साइन एक्स कॉस एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ग्राफ तैयार करके रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनके भी ग्राफ तैयार रखिएगा, ठीक है। ये इतने जो करीब 7 या 8 मुश्किल से 10 ग्राफ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 95% आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं। 5% है उसके लिए आप थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर है ही कम से कम 10 ग्राफ बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 2 सर्किल्स सेंटर्ड एट 2,3 एंड 5,6, मतलब कि इसके सेंटर दे रखे हैं दोनों सर्किल के। कह रहे हैं इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। इफ़ द रेडी, मतलब इन दोनों जो रेडियाइस हैं, मतलब कि इनके अलग अलग रेडियस हैं, वो दोनों क्या हैं, वो इक्वल हैं, दोनों की रेडियस इक्वल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड जो है उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सही 1 गलत। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों की रेडियस यदि सेम है तो दोनों सेम साइज के बनेंगे। एक ये हो गया और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इस तरह से हो गया। ठीक है, मेरा छोटा बड़ा हो गया ये तो भाई, चलो थोड़ा सा बड़ा हूँ, अब सही है, चलो कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है, इनकी रेडियस सेम थी, वो ने रेडियस सेम करके रखी हुई है। तो जो कॉमन कोड होगी तो वो यही तो होगी। क्लियर। तो थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। बहुत सारे जैसे कि इसके सॉल्यूशन जो है किताबों में वो बहुत ही टफ दे रखे हैं, मतलब इतना दे रखा है कि कम से कम आपको 5 मिनट लग सकता है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं केवल 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये जो कॉमन कोड है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि इन दो सेंटर्स को यदि मैं मिला दूँ तो ये क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दूसरा यदि सपोज इसका सेंटर ये C1 है, इसका सेंटर C2 है, तो इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा वो दोनों पे लाई करेगा। मिडिल पॉइंट जो मतलब इस पे होगा वो इसके क्या करेगा, इसके कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं ही देख लेता हूँ इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो एक का सेंटर दे रखा है 2,3, एक का सेंटर दे रखा है 5,6। इन दोनों का मैं मिडिल पॉइंट निकालने वाला हूँ। तो मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 7/2 हो जाता है, और ये 6 3 9, 9/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मिडिल पॉइंट है तो कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशंस यहाँ दे रखी हैं। चलिए एक तरफ से आप चेक कर लीजिए कौन किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16/2 8 होता है, 8 में से 8 0 होता है। तो अभी ये जिंदा रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको देखता हूँ, x - y यदि करता हूँ तो x - y -2/2 -1 होता है, तो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन ख़त्म। ऐसे इसको जब मैं x + y करूँगा तो ये 8 आ रहा था, इसको काम खत्म। ये x - y कर रहा हूँ तो x - y -2/2, तो ये -1 और -1 + 1 0 होता है, तो ये भी जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन अभी बचे हुए हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ये जो कॉमन कॉर्ड होगी और इन दोनों को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पॉइंट की हेल्प से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। तो स्लोप कैसे निकालते हो आप अच्छे से जानते हो, by2 - y1। ठीक है, मतलब डेल्टा y/डेल्टा x निकालते हो। तो by2 - y1, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3 = +1। तो अब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसकी स्लोप बना रही है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, y = mx + c की फॉर्म में। तो y = mx + c की फॉर्म में लिखेंगे तो m = 1 यहाँ से आ रहा है। यदि मैं इसका चेक करूँगा तो इसका -1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल यही ऑप्शन सही होगा, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, तो देखो कितने फटाफट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या था कि बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, फिगर बनाइएगा। ठीक है, और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। कोई मजबूरी नहीं होती कि आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं या 200 क्वेश्चन लगाने, 500 क्वेश्चन लगाने हैं। आप 10 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन ऐसे लगाइए कि आपको लाइफ टाइम वो याद रहें, कोई पूछे कभी बता सकें। ठीक है, मैंने हमेशा ही ऐसे पढ़ाई की हुई है, इसलिए मैं आज बता पा रहा हूँ। ये जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये मैंने आज से करीब 15 साल पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, इस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मुझे टीचिंग का इंटरेस्ट है, बस इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, घंटा बजाते रहिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करते रहिए। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो सजेस्ट कीजिए किस टॉपिक की वीडियो बना के मैं आपको और दे दूँ, जिससे कि आपका कुछ भला हो सके। ठीक है, आपका भला होगा तो आगे जो आप टीचर बनने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चों का भी भला होगा और देश का भला होगा। राइट, ठीक है, ओके। आइए इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। दिया हुआ इक्वेशन ऑफ द सर्किल सेंटर्ड एट 4,3, एक सर्किल जो दिया हुआ है उसका सेंटर 4,3 दिया हुआ है। टचिंग द सर्किल x² + y² = 1, एक और सर्किल दिया हुआ है और उससे क्या करता है, बाहर साइड में टच करता है। ठीक है, तो ये जो सर्किल दिया हुआ है x² + y² = 1, वो इस तरह का सर्किल होगा जिसकी रेडियस 1 होगी, सेंटर 0,0 पे होगा। एक जो आपको नया वाला सर्किल बनाना है वो उसका सेंटर 4,3, तो 4,3 यहाँ कहीं ऐसा होगा और ऐसे कुछ बड़ा सा एक सर्किल बना रहा होगा जो कि यहाँ पर इसको टच कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इस वाले सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, और सेंटर आपको कितना दे रखा है, 4,3।
चलिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से सोच लीजिए, ठीक है। आराम से सोचने के बाद फिर इसको सोचिएगा कि हम कितना टाइम लेंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। आपको गारंटी है इसको हो सकता है कि 1 मिनट तक कई बच्चे ले जाएं, ठीक है। सारे बच्चे नहीं ऐसा होंगे, लेकिन यदि 100 बच्चे इसको ट्राई करेंगे तो उसमें से 95% जो बच्चे होंगे इसमें काफ़ी समय ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो खासकर जो एग्जामिनर्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जो एग्ज़ाम के पेपर्स बनाते हैं, वो लोग इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में डालते रहते हैं कि बच्चों की बुद्धि कितनी तेज़ चलती है, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब बुद्धि चेक करने के लिए तो आपको अपनी बुद्धि का यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी देना होगा कि आपकी बुद्धि कितनी तेज़ चलती है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बहुत जल्दी आप पकड़िएगा कि कहाँ से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। तो जैसे ही आपने देखा कि सेंटर एट 4,3, तो जो इक्वेशन हमारी दे रखी है वो सारी इक्वेशन कैसे दे रखी हैं, x² + y² + 2gx + 2f/, + c = 0 इस फॉर्म में दे रखी है। सर्किल की इसी तरह की आप जनरल इक्वेशन होती है। और जो 4,3 है जो सेंटर होता है, यदि ये इक्वेशन है तो उसका सेंटर क्या होता है, -g, -f, ठीक है। तो आपको 4,3 के अकॉर्डिंग यदि आपको 2g और 2f निकालना पड़े तो ये तो किसकी वैल्यू है, ये तो -g की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये -f की वैल्यू है। तो यहाँ से 2g की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, -8, और 2f की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -6। तो ये केवल किस ऑप्शन में दे रखा है, केवल सी ऑप्शन में दे रखा है और किसी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ साथ मुझे ऑप्शन पे भी फोकस करना होता है। तो ऑप्शन पे भी फोकस रखेंगे, वो भी अपने आप में खुद की ट्रिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी बड़ा फोकस रखिएगा। और ये चीज़ें तब आती हैं जब आपको कोई भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप फटाफट कहीं ना कहीं अपनी ट्रिक्स यूज कर लेंगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन केवल इसलिए था कि आपकी बुद्धि चेक करनी थी कि आप ऑप्शन पे कितनी जल्दी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है द पॉइंट्स 1,0, 0,1, 0,0, 2k, 3k, ठीक है। और k ≠ 0, यदि k = 0 हो जाएगा तो ये भी 0,0 रह जाएगा। तो 4 पॉइंट्स जो थे हमारे कुल मिला के कितने रह जाएंगे, 2 ही पॉइंट्स रह जाएंगे। इसलिए k ≠ 0 कंडीशन लगा के दी गई है। और क्या कह रहे हैं, आर कॉन साइक्लिक। ये चारों पॉइंट कैसे हैं, कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि चारों पॉइंट किसी एक सर्किल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्किल पे लाई कर रहे हैं, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए केवल 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलीनियर होने चाहिए, ये भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स मुझे कौन कौन से यूज करने होंगे, इन तीनों पॉइंट को यूज करना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपको जैसे k वगैरह इसमें एक अलग से दे रखा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर दे रखे हैं। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम यूज करके एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो उस इक्वेशन में क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट करके उसको सेटिस्फाइड करा देंगे। तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या किताब में कैसे दे रखा है, तो वो ऐसे दे रखा है x² + y² + 2gx + 2f/, + c = 0 लिया हुआ है। उसके बाद इससे सेटिस्फाइड कराया, फिर इससे सेटिस्फाइड कराया, इससे सेटिस्फाइड कराया, ठीक है। और इससे सेटिस्फाइड कराने के बाद g, f, c इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तीनों की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई तो फाइनली एक हमें इक्वेशन मिल गई थी और उसमें इसको पुट करके सॉल्व कर लिया। चलिए मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो आपको आती हैं वो तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा यदि और कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो उसको बटोरते रहिएगा, क्यों आपको कहीं ना कहीं वो यूज होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं तो इस पर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाइए पहले। तो ये 0,0 यहाँ पर होगा, 1,0 यहाँ पर होगा, इसको लिख लेता हूँ 0,0, ये हमारा 1,0 और इधर जो होगा वो हो जाएगा 0,1। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर यदि इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन होगी वो डायमीटर होगी, क्या होगी, डायमीटर, ठीक है। तो जो सर्किल बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फिगर से इंटरेस्ट नहीं होगा, कार्टेशियन जो फिगर्स वगैरह होते हैं उनसे यदि इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आपको कोऑर्डिनेट कठिन लगती रहेगी। इसलिए आप चित्रों से लगाव रखिएगा, ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये 0,1, ये 1,0 और ये है इसकी डायमीटर। तो डायमीटर के बीच में ही तो इसका सेंटर होता है। तो ये 0,1, 1,0 का सेंटर क्या हो जाएगा, 1,2, 1,2,
ठीक है। ये 1,2 हो गया, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस चाहे यहाँ से इससे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, आपके पास कई तरीके हैं। चलिए ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 माइनस 0 और उसका स्क्वायर, तो 1/4 आएगा। ऐसे ही वो भी 1/4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कुल मिलाकर 1/4 2/4 होता है, और 2/4 कितना होता है 1/2 होता है, और ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आ गई आपकी 1/√2। क्लियर। तो हमारी सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, तो यहाँ पे बना लीजिए सेंटर का आपको दे रखा है x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो जब हमारी सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को उठा के इसमें पुट कर लेंगे और सर्टिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 के पुट कर लीजिएगा, 2k माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 3k माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू दिस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो ये 3k स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा, और ये कितना हो गया 9 4 13 हो गया, 9 4 13 k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 2k है, और ये कितना हो जाएगा, इससे ये काट दीजिए, तो माइनस का 5k हो जाएगा। यहाँ तक हो गया 1/4 ये कितना होता है 1/2 हो जाएगा टोटल, और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, k कॉमन ले लेंगे, तो k कॉमन लेंगे तो 13k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें मिली, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो देखो k इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आपको पहले से दे रखा है, तो जब ये वाला पार्ट 0 नहीं है तो कौन सा पार्ट 0 होगा, ये वाला 0 होगा, और इससे जब k की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/13। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है, बी ऑप्शन सही दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके थे कि आप इस तरह से भी सॉल्व करना सीखें और दूसरा इस तरह से भी सॉल्व करना सीखें। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसमें कम टाइम लगे, लेकिन क्या है कि घर पर प्रैक्टिस आप नए नए तरीके से करेंगे तो आपके नए नए विचार दिमाग में आएंगे, नई नई ट्रिक्स बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट से आपका लगाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे जो टफ टॉपिक होता है वो बच्चों को कोऑर्डिनेट ही लगता है। ठीक है, जब तक आप फिगर पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप फिगर में इंटरेस्ट लेते रहिए और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये आते ही रहता है पेपर में। ठीक है, टीजीटी में आएगा, नहीं तो पीजीटी में आ जाता है, नहीं तो डीएसएसबी में आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको जो किताबों में दे रखा है काफ़ी टफ तरीके से दे रखा है, या फिर उन बच्चों को भी आता है जिन्होंने ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिन्होंने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन उनको बहुत ही कठिन लगेगा, शायद इसको सॉल्व भी ना कर सकें। चलिए इसको मैं सॉल्व करने का स्टार्ट करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको आना चाहिए बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के फॉर्मूला भी याद आना चाहिए। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन होता है। अब बीटा फंक्शन का इंटीग्रेशन से भाई क्या लेना देना है, तो इसका लेना देना बिल्कुल है। ठीक है, तो चलो मैं इसको देख लेता हूँ। बीटा mn इक्वल टू ये होता है 0 से 1 आपकी लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे एक x लिखा होना चाहिए और दूसरा लिखा होना चाहिए 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए m-1 और यहाँ पे होना चाहिए n-1 एंड dx। यदि ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसका क्या हो जाएगा, बीटा mn हो जाएगा, और बीटा mn का फॉर्मूला ये होता है। तो आप क्या करना है, मुझे बस इसके कंपेयर करना है कि m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे m-1 की वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पे यदि देख रहे होंगे तो 1 दे रखी है। तो m-1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, और n-1 से यदि कंपेयर करेंगे तो n-1 यहाँ पे 3/2 दे रखा है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 + 1, तो 3 और 2 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। अब आ जाइए फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो बीटा 2, 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ
2 + 5/2। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा गामा ऑफ 2 दूनी 4 और 5 9 9/2। ठीक है, अब गामा फंक्शन कुछ फैक्टोरियल की तरह काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसमें 5 बाहर आएगा, अंदर एक कम हो जाता है। लेकिन गामा उल्टा होता है, यदि हमें गामा 5 लिखा हुआ है तो बाहर 4 आएगा और अंदर 4 ही बचेगा। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए, और जैसे कि यहाँ पे गामा 2 है तो देखो अब गामा 2 में क्या होगा, बाहर 1 आएगा, एक कम होकर आता है, अंदर एक कम ही रह जाता है दिस। ठीक है, और गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 हो जाता है। ठीक है, या कहने का मतलब जो गामा एक फार्मूला भी होता है गामा ऑफ n = फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, आप उससे भी कैलकुलेट कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो गामा फंक्शन है उसमें ये वाला फार्मूला तब नहीं लगाएंगे जब n की वैल्यू आपकी इंटीजर ना हो। ठीक है, जैसे गामा 5/2 है तो फैक्टोरियल वगैरह यूज ना करें, क्योंकि फैक्टोरियल फिर इसमें आप सही से यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यदि फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है तो गामा को गामा रखिएगा, और यदि इंटीजर पार्ट में रखा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। तो गामा 2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 होता है। चलिए, ये तो वैल्यू 1 हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको गामा 5/2 ही रखता हूँ, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें से धीरे धीरे मैं बाहर निकालता हूँ। तो नीचे 9/2 में से जब बाहर निकलेगा तो एक कम होकर ही निकलेगा, तो वो निकलेगा 7/2। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, गामा 5/2 बचेगा, सॉरी 7/2 अंदर 7/2 बचेगा। सॉरी, जैसे इसमें क्या निकला, एक कम बाहर निकला, अंदर भी एक कम ही रह गया, तो अंदर 7/2। एक बार और यदि निकालता हूँ तब क्या हो जाएगा, तो ये जो यहाँ से हटा देता हूँ, अब बाहर निकलेगा 5/2 और अंदर भी क्या बचेगा 5/2, इतना बचेगा। अभी इसको और इसको मैं काट देता हूँ, तो अब इसको जब सॉल्व करूँगा तो टोटल कितना हो गया, 7 × 35 2 दूनी 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4/35। राइट, तो ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि बीटा mn क्या होता है और बीटा mn का इंटीग्रेशन से क्या लेना देना है, सेकंड पॉइंट। फिर उसके बाद मुझे पावर को सही से कंपेयर करना है। पावर जब सही से कंपेयर हो जाएंगे, mn की वैल्यू निकल आएगी, तो मुझे फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में जब पुट हो जाएगा तो मुझे गामा फंक्शन कैसे सॉल्व करना है ये भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इंटीजर के लिए कैसे सॉल्व करते हैं और नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे सपोज आपको गामा 3/2 आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि बाहर कितना आएगा, 1/2 आएगा और अंदर ही आपका 1/2 रह जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, यदि बाहर निकालोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आने लगेंगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, तो जो गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो होती है √π। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे √π यूज करने लगेंगे। ठीक है, पेपर में कभी ऐसा नहीं आएगा कि गामा 1/3 गामा 1/6, तो जो भी होता है गामा 1/2 तक सीमित रहता है। केवल यही फ्रैक्शन वैल्यू आपको प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब डिवाइडेड/2 वाली। अब जैसे 7/2 आ रहा था, उसको धीरे धीरे आप बाहर निकालते आए, तो ये भी लास्ट में जाके क्या हो जाता है, लास्ट में आके ये भी गामा 1/2 पे फंस जाता है। 5/2 ये भी धीरे धीरे कहाँ पे फंस जाता है, गामा 1/2 पे फंस जाता है। तो जब भी गामा 1/2 आ जाए तो वहाँ पे √π यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी सा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखिए इसका, दिया हुआ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इसको डिवाइड करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन की हेल्प लेता हूँ। मैं सबसे पहले उठाऊंगा फैक्टोरियल 9 को, यदि ये इसको डिवाइड करेगा तो ये आंसर हो जाएगा। फिर जाऊँगा फैक्टोरियल 7 के पास, यदि ये डिवाइड करूँगा तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर जाऊँगा इसके पास, यदि ये डिवाइड करेगा तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर तो बी होना ही है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं फैक्टोरियल को समझ लेता हूँ। तो फैक्टोरियल जैसे कि सपोज आपको फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, चलिए अब जो नंबर दे रखा है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। ये 49² माइनस जो 4 लिखा है इसको लिख लेते हैं 2²। अगला जो दे रखा है वो क्यूब में है और आगे 49 भी है, तो मैं 49 कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा क्या, 49² बचेगा, माइनस पीछे 1 बचेगा, तो 1 को मैं 1² लिख लेता हूँ। यहाँ तक आ गया। अब क्या करूँगा, अभी a - b, a + b का फॉर्मूला एक तरह से हो गया, मतलब a² - b²। तो 49 - 2 तो कितना बचेगा 47, और 49 + 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 51। 49 ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं
एंड a माइनस बी a प्लस बी इसमें भी कर लेते हैं, तो एक मिलेगा 48, 49 माइनस 1 48 हो जाता है, 49 प्लस 1 50 हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और भी जितना फैक्टराइज कर सकते हैं तो उतना करेंगे हम। 47 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 17 गुणा 3, 17 3 51 होता है। इसको कर सकता हूँ 7 इंटू 7, और इसको कर सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 छंग 48 होता है, तो इसलिए हो गया इतना। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, बिल्कुल सही है। 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 55 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये 47 इधर लिखता हूँ, नहीं तो ये भूल जाऊँगा बाद में। चलिए, तो ये जितना मैक्सिमम फैक्टराइज हो सकता है तो उतना कर लिया। अब मैं चेक करूँ क्या फैक्टोरियल 9 इसको डिवाइड करेगा। यदि फैक्टोरियल 9 इसको डिवाइड करेगा तो जितने भी ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये सब कट होने चाहिए। चलिए मैं 9 से स्टार्ट करूं, तो 9 के लिए हमें क्या चाहिए, देखो 3 इंटू 3, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। चलिए अब लेकिन 9 हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, जब धीरे धीरे मैं पीछे पहुंचूंगा तो ये 3 भी डिवाइड होना चाहिए, और इस 3 के लिए एक 3 तो होना चाहिए ना। तो अब हमारे पास पूरे में देख लीजिए कोई भी 3 नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब कोई भी 3 नहीं बचा हुआ है, कहने का मतलब फैक्टोरियल 9 इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फिर 3 में प्रॉब्लम करेगा। राइट, तो फैक्टोरियल 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए अब यहाँ से फिर मैं सही कर दे रहा हूँ इसको। अब आ जाता हूँ इससे छोटा नंबर। छोटा नंबर हमारे पास फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो चलो फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा हमारे पास। फैक्टोरियल 7 होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 7 को देख लेता हूँ। 7 एक बार है, तो जिसको आप होता जाए उसको कट करते जाइए। 6, तो 6 कैसे बनेगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 काट दिया। चलो इसका भी हो गया 5, तो एक 5 यहाँ से काट देते हैं, 5 हो गया। 4 के लिए 2 इंटू 2 चाहिए, लो 2 इंटू 2 ये भी हो गया। अब 3 के लिए एक 3 और चाहिए, 3 के लिए ये वाला 3 हो गया। एक 2 के लिए एक 2 और चाहिए, तो ये वाला हो गया। बन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बाई डिफ़ॉल्ट होता है। तो कुल मिला के फैक्टोरियल 7 जो है वो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd। राइट, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था, कठिन नहीं था, दिखने में कठिन लग रहा होगा। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 21 मॉड 385 मॉड एक्स, एंड यहाँ पे 587 167 मॉड एक्स दे रखा है। सीधा सीधा मतलब पहले तो हमें समझना होगा कि मॉड ये होता क्या है। ठीक है, मॉड होता है यदि सपोज m n मॉड x, यदि ये आपको दे रखा है इसका मतलब होता है m डिफरेंस विद n इज डिविजल बाई x। ठीक है, ये डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, सेम बात है। ठीक है, मतलब कहने मतलब जैसे मॉड आप निकालते हो ना, पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव, वो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है और निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी करना है। तो चलो हम इसको समझ लेते हैं। पहले 21 और यहाँ पे दिया हुआ 385 मॉड ऑफ x, तो जब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे 385 एंड 21 का, ये हो जाएगा 364, दिस इज डिविजल बाई x। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरा वाला हमारे पास है 587 167 मॉड x। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 420, दिस इज डिविजल बाई x। अब क्वेश्चन फिर से आ जाइए। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब बड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो बड़ी सी वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर सके तो उसी को तो हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, GCD बोलते हैं, या फिर काफ़ी लोग HCF भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो 364 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं आराम से, बच्चों की तरह। 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 182, फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 91 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिए तो 13 आ जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 420 को भी कर लेता हूँ। 420 को दी मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 210 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 105 हो जाएगा। अब की बार मैं 3 से कर लेता हूँ, तो 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 5 7 35। ठीक है, तो GCD कितना हो जाएगा आप देख लें। तो 2 2, तो एक बार 2 लिख लिया, फिर 2 एक बार फिर से है तो एक बार फिर से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ये 7 यहाँ पर भी आ रहा है, 7 यहाँ पर भी आ रहा है, इंटू 7 कर लीजिए। यहाँ पे 13 है, लेकिन इस रो में कहीं भी 13 नहीं है। ठीक है, नंबर मेरे पास सारे ख़त्म हो गए हैं। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 इधर रहा, हो गया। ठीक है, तो केवल मुझे कॉन्सेप्ट को इसमें समझाना था, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं थी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, दिया हुआ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x
मतलब कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया हुआ है उसमें मैंने मॉड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। चलो इस मॉड के कॉन्सेप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले वाले की। यहाँ पे कितना हुआ है, 2010 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2010 डिफरेंस विद, या डिफरेंसी कर लीजिए 3x, दिस इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख लिया है, मतलब ये जो डिफरेंस है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। तो x यहाँ पे है, x काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है और वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव और छोटी से छोटी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी वैल्यू पहले हम सबसे पहले 1 ट्राई करेंगे, फिर 2 ट्राई करेंगे, फिर 3 ट्राई करेंगे, उसके बाद 4 की बारी आएगी। तो ऐसे यदि 1 आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम 2 पे जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आइए कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे कह रहा है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिवीजन होने के लिए कोई हमारे पास बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से जानते होंगे यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर किससे होता है, डिविजिबल बाई 5 होता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ यूनिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे यूनिट के कॉन्सेप्ट के लिए पहले बात तो यहाँ तो 3x लिखा हुआ है और x की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी है। ठीक है, तो आप जानते होंगे जैसे आपको कोई भी नंबर लिखा हुआ है 184, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 98, यदि आप यूनिट प्लेस निकालोगे तो यूनिट प्लेस में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, केवल यूनिट प्लेस का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो 4 में से 8 यदि नहीं जाता है तो आप क्या कर लेते हो, तो यहाँ से कैरी कर लेते हो, कितना 10 कैरी कर लेते हो, 2 और 4 14 हो जाता है, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया कितना हो गया 6। ठीक है, मेरे पास एक तरीका और है, आप 184 98 ये कर रहे हो, आपको ई वाली डिजिट आपको नहीं पता है, आपको केवल पीछे वाली डिजिट आपको पता है। तो 4 में से 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, और -4 यदि आ गया तो यूनिट प्लेस कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप +10 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। पहले भी 6 आया था, अब भी 6 आया है। ठीक है, लेकिन मेरी जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि मैं किस तरह से वर्क करूंगा नेगेटिव वाले केस में। ठीक है, क्योंकि तो होता है क्या है कि जब मैं इस तरह को सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 2010 मैं पूरा नंबर कभी फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। यदि पूरा नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं तो मुझे इस पे ही काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इस पे काम करता हूँ। ये 2 की पावर 2010, तो ये आप जानते होंगे कि जो पावर जो 2010 है तो पहले हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 2000 सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइड करोगे तो 4 दूना 8, तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो 2 रिमाइंडर जो बच जाएगा तो 2 की पावर 2, और यही आपको यूनिट प्लेस प्रोवाइड कराएगी। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और यहाँ पर डिफरेंस विद देखो ये जो ऊपर वाला नंबर होगा काफ़ी बड़ा होगा, और इसी में से हम क्या कर लेते हैं 3x को घटाएंगे, और जो 3x को घटाएंगे तो यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटी वाली, क्योंकि लिस्ट पॉजिटिव आंसर निकालना है मुझे। 1 पुट करता हूँ, यदि मैं 1 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1, तो 4 में से 1 गया, वो 4 में से 3 गया, कितना आएगा 1। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, कि मुझे क्या चाहिए 0,5, तो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरे पास जाइए, तो 4 - 3x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये इतना माइनस करना होगा। तो 4 में से 6 गया, कितना आएगा -2 आएगा, और माइनस नेगेटिव होता नहीं तो इसलिए मुझे +10 करना होगा, और +10 करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8, तो ये भी आंसर नहीं हुआ हमारा, ये भी गड़बड़ है। चलिए अब आ जाइए 3 पर, तो 4 - 3x और 3 पुट करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा 9। तो यदि मैं घटाऊंगा तो -5 आ जाएगा, नेगेटिव है तो मुझे +10 करना होगा, तो कुल मिला के आ गया 5। तो यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, 0 और 5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मज़ेदार था। यदि आप केवल मैथ 11th 12th और ग्रेजुएशन वाली यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होने वाला है। ये क्या करना है आपको, जो कक्षा 6 वाली गणित है, कक्षा 6 क्या उससे पहले ही, मतलब क्वांट, सीधी सी बात है, यदि आप क्वांटिटिव मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया था। तो मैं इस वीडियो में भी इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ, अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया था, तो जितने सर्च किए मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यदि आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर मेरे एक पर्सनल नंबर है उस पर आप डाल सकते हो, व्हाट्सअप का है 8299769254। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।